मैं मनोज सक्सेना और फुराम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन ब्यूअर के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पुनः नए वीडियो के साथ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कि कॉल्स इन एरियर्स क्या है, कॉल्स इन एरियर्स क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉल्स इन एडवांस क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अग्रिम याचना का भुगतान, कॉल्स पेड इन एडवांस। तो जब अंशधारी अंशों की याचना की धनराशि समय समय पर देने में असमर्थ होता है, वो कहता मैं बार बार नहीं दे पाऊंगा और अगले भुगतानों की राशि भी बिना मांगे ही दे देता। तो इसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं, यानी कंपनी द्वारा जो याचना की गई है और वो तो राशि प्राप्त होती है, इसके अलावा जो नहीं मांगी गई है वो धनराशि भी कंपनी को प्राप्त हो जाती है बिना मांगे ही। तो ये अंतर, लेकिन ये कब संभव है? जब हमारे कंपनी के अंतर नियमों में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये व्यवस्था हो कि यदि कोई अग्रिम राशि भेजते हैं तो उसे अग्रिम याचना का भुगतान मानकर लेखा किया जाए। तो कॉल्स इन एडवांस बिल्कुल कॉल्स इन एरियर्स के, कॉल्स इन एरियर्स में क्या होता था कि अंशधारी पैसा नहीं दे पाता था। इसमें अंशधारी पैसा दे रहा है और वो भी एडवांस दे रहा है, पेशगी जिसे कहते हैं। तो अग्रिम याचना की राशि को अंशधारी आवेदन पत्र के साथ भी दे सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे अंशधारी होते हैं जो पूरा का पूरा पैसा आवेदन के साथ ही देते हैं। कुछ अलॉटमेंट के साथ भुगतान किया जाता है। बहरहाल जब भी किया जाता है वो जो याचनाएं नहीं मांगी गई उन याचनाओं का भुगतान बिना मांगे ही अंशधारी कर देता है। तो ये स्थिति कभी कभी तब भी आ जाती है जब कंपनी का अधिक आवेदन पर जो अधिक प्राप्त होता है वो रोक लेता है, तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आप कहेंगे ये अधिक आवेदन राशि कैसे आ जाती है? जैसे कि किसी अंशधारी ने 5000 अंशों के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे 3000 अंश ही आवंटित किए गए। तो अब जो 2000 एप्लीकेशन की एक्सेज अमाउंट है, आधिक्य है, कंपनी के पास दो विकल्प होते हैं, या तो नकद वापस करें या अन्य याचनाओं में समायोजित करें। तो कभी अधिकांश कंपनियां नकद वापस न करके उनको आने वाली याचनाओं में समायोजित करती हैं, तो भी इन्हें कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है और कॉल्स इन एडवांस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अब हम आते हैं अपनी जर्नल की एंट्रियों पर। जर्नल एंट्री, चूंकि पैसा आ रहा है और कहाँ आ रहा है? बैंक में। जो एडवांस पैसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? कॉल बैंक अकाउंट डीआर। कौन सी एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट डीआर यानी डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि रिसीवर इज डेबिट और रिसीवर कौन है? बैंक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बीइंग कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर्स एट रेट ऑफ RS इतने रुपए ईच। जितने रुपए एडवांस आते हैं, जितने रुपए का शेयर होता है और उस शेयर में जितना एडवांस आता है उसे हम नोट कर देते हैं नरेशन के तौर पर। ये हमारी हुई अग्रिम याचना का जब अंशधारी ने भुगतान किया। अब
नेक्स्ट कॉल आई, जब नेक्स्ट कॉल आएगी तो वो व्यक्ति जिसने एडवांस पैसा दे रखा है वो कॉल का पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी पे कर चुका है। तब हम एडजस्ट करेंगे, तो उस एडजस्टमेंट की एंट्री डालते हैं कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और टू शेयर जो भी कॉल होती है, अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, सेकंड फाइनल कॉल है तो सेकंड फाइनल कॉल, तो टू शेयर जो भी कॉल है कॉल्स अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस ऑफ जितने शेयर का है एट रेट ऑफ इतने रुपए ईच। अब यहां पे हमारी बात समाप्त हो जाती है, लेकिन जैसे कॉल्स इन एरियर्स पर कंपनी ब्याज लेती है, ऐसे ही कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी अंशधारी को ब्याज देती है। अब कंपनी के अंतर नियम में अग्रिम याचना की राशि पर देने की व्यवस्था की जा सकती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धाराओं के अनुसार ब्याज की दर 12% वार्षिक से अधिक नहीं हो सकती है। कम तो हो सकती है, लेकिन ब्याज की धनराशि 12% से अधिक नहीं हो सकती है। और ये अग्रिम ब्याज याचना की राशि प्राप्त होने की तिथि से और संबंधित याचना के देय होने की तिथि तक ही दिया जाता है। यानी ब्याज निकालने का तरीका क्या है कि जितने जितने दिन एडवांस पैसा रहा उतने ही दिन का हम ब्याज देंगे। ठीक है, अब ब्याज जब हम देंगे यानी कंपनी ब्याज अंशधारी को देगी तो कंपनी को फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान होगा, खर्चा है कंपनी का। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, तो हम कौन सी एंट्री करेंगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो उसी परपेक्ष में हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट एंड ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स या टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये हो गई ड्यू की एंट्री, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब उसके बाद फिर क्या होगा? हम ब्याज का भुगतान करेंगे। तो ब्याज का भुगतान किससे होगा? सेंट्री मेंबर को यानी शेयर होल्डर को। तो हम क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, और कहां से होगा पेमेंट? बैंक से टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट पेड, एंट्री हो गई। अब साल में जब हमने इंटरेस्ट दिया तो जब हम खाते अपने बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें भी तो हमें जरूरत पड़ेगी कि हम ये खर्चा दिखाएं। तो खर्चा कहाँ दिखाएंगे? फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम दो चीज़ बनाया करते हैं। कौन कौन सी? एक तो बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। तो जो खर्चे हमारे रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर और माल के प्रोडक्ट तक होते हैं वो तो डाल जाते हैं सब ट्रेडिंग में, और जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं जाते हैं उन्हें छोड़ वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? एक जनरल की एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी एंट्री हो गई। अब ये कंपनी के पास एडवांस पैसा आ गया, अग्रिम याचना का पैसा आ गया, कॉल्स इन एडवांस आ गया, तो ये कंपनी की अंश पूंजी नहीं है क्योंकि मांगा गया, उससे कहीं अधिक आ गया। तो इस पर लाभांश भी नहीं दिया जाता। लाभांश किस पे दिया जाता है? जितनी याचना की जाती है। अर्थात कंपनी के लिए ये चालू दायित्व करेंट लायबिलिटी है। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में, आर्थिक चिट्ठा जानते हैं आप लोग, बैलेंस शीट को कहते हैं।
तो बैलेंस शीट में समता और दायित्व, इक्विटी एंड लायबिलिटी पक्ष में हम करंट लायबिलिटीज के रूप में करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी करके शो करते हैं, दिखाते हैं, और उधर वही अमाउंट बैंक में जुड़ जाती है तो उधर बैंक अकाउंट करके दिखाते हैं। तो इस आज हमने आपको बताया कि कॉल्स इन एडवांस क्या है, क्यों लेखा करना चाहिए और इसके क्या लेखा करना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में कैसे इसे शो करते हैं और बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। आपको अगले वीडियो में बताऊंगा अंशों का हरण। अभी तक आप लोग सीता हरण जानते होंगे, लेकिन कंपनी के अंशों का भी हरण होता है, वो कैसे होता है मैं अगले देखते रहिए हमारा अगला वीडियो, और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि अंशों का हरण कैसे होता है, क्यों होता है, और इसमें क्या क्या हमें जर्नल एंट्री करनी होती हैं। सारी की सारी आपको अकाउंटिंग बताऊंगा, और साथ में नए अंशों के पुनर्निर्गमन यानी रीइश्यू के बारे में भी बताऊंगा। देखते रहिए हमारा वीडियो और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।